गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके लेसन नंबर 2 परमाणु संरचना का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश वैद्युत प्रभाव समझाऊंगा। बच्चों, जब एक निश्चित आवर्ती वाले विकिरण को धातु की सतह पर आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। धातु की सतह पर निश्चित आवर्ती वाला विकिरण डालने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। हम समझेंगे कि ये एक धातु की प्लेट है और ये धातु प्लेट होगी। इस धातु की प्लेट के ऊपर यदि आप विकिरण आपतित करते हैं, ये विकिरण है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा और इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाएगा। देखिए, यदि आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, तो आप इसकी परिभाषा बता सकते हैं कि जब किसी निश्चित आवर्ती वाले विकिरण को किसी धातु की सतह पर आपतित किया जाता है तो धातु की सतह इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करती है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। देखिए, जब हम ये प्रयोग करके देखते हैं तो हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं, जिनमें से पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि प्रत्येक धातु में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना नहीं होती। कुछ धातुएं हैं जो आसानी से प्रकाश वैद्युत प्रभाव दिखाती हैं और कुछ दूसरी धातुएं हैं जिनमें ये क्रिया कठिन है। दूसरी बात कि विकिरण के आपतन व इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय अंतराल नहीं होता। जैसे ही आप विकिरण आपतित करेंगे तो तुरंत ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगेगा। तीसरा पॉइंट है कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक हो तो अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। चौथा पॉइंट यह है कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि विकिरण की आवर्ती पर निर्भर करती है। देखिए, पहली बात है कि सभी धातुएं प्रकाश वैद्युत प्रभाव शो नहीं करती।
विकिरण के आपतन व इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में समय अंतराल नहीं होता। उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश तीव्रता पर निर्भर करती है। उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव हुआ। अब देखिए, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इसका तरंग सिद्धांत इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाता है। अर्थात तरंग सिद्धांत की यह एक लिमिटेशन है। दूसरी तरफ प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव को समझाया जा सकता है। तो आगे हम बात करेंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से कैसे समझाया जा सकता है। देखिए, आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव को समझाने के लिए बताया कि धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन स्थिर विद्युत आकर्षण बलों से बंधे हुए होते हैं। इन आकर्षण बलों को तोड़ने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे कार्य फलन कहा जाता है। देखिए, इसे हम क्या कहेंगे? कार्य फलन, या फिर हम इसको वर्क फंक्शन भी कहते हैं, और हम इसे W से निरूपित करते हैं। देखिए, आइंस्टीन ने क्या बताया कि धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन स्थिर विद्युत आकर्षण बलों से बंधे हुए हैं। इन आकर्षण बलों को तोड़ने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे कार्य फलन कहा जाता है। प्रत्येक धातु का कार्य फलन अलग अलग होता है। गणितीय रूप में इस कार्य फलन को हम W = h न्यू नॉट या hc/λ0 से निरूपित कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आपको वर्क फंक्शन ज्ञात करना है तो आप सूत्र प्रयोग करेंगे W = h न्यू नॉट या W = hc/λ0। बच्चों, यहाँ न्यू नॉट को देहली आवर्ती कहते हैं। देहली आवर्ती या थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए, देहली आवर्ती अर्थात न्यू नॉट वह न्यूनतम आवर्ती है जो कार्य फलन उत्पन्न कर सकती है। अर्थात यदि विकिरण की आवृत्ति देहली आवर्ती से कम हुई तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। तो ये पहला पॉइंट हुआ जिससे प्रकाश वैद्युत प्रभाव को समझाया गया, जिसमें हमें जानकारी मिली कार्य फलन और देहली आवर्ती के बारे में। आइंस्टीन आगे कहते हैं कि कार्य फलन के अतिरिक्त जो भी ऊर्जा विकिरण के पास होगी वह उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों के
गतिज ऊर्जा को बनाने में काम आएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ऊर्जा हम विकिरण के रूप में देते हैं वह दो कार्य करेगी। सबसे पहले कार्य फलन पूरा करने का काम करेगी और उसके बाद यदि शेष ऊर्जा बच जाती है तो वह प्रकाश वैद्युत प्रभाव से उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बन जाएगी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बराबर होगी कुल आपतित की गई ऊर्जा माइनस कार्य फलन। तो जितनी ऊर्जा आपको दी गई है यदि आप उसमें से कार्य फलन घटा दें तो शेष बची हुई ऊर्जा फोटो इलेक्ट्रॉन के कार्य फलन को गतिज ऊर्जा को बनाने का कार्य करेगी। लेकिन प्लांक के सिद्धांत से हमने जाना हुआ है कि E इज इक्वल होता है h न्यू के, और अभी हमने पढ़ा कार्य फलन इज इक्वल है h इंटू न्यू नोट के। E इज इक्वल है h न्यू, ये प्लांक के सिद्धांत से हमने पढ़ा था, और कार्यफलन W इज इक्वल है h इंटू न्यू नोट। यदि हम ये मान यहाँ स्थापित कर दें तो के ई इज इक्वल होगा h न्यू माइनस h न्यू नोट। या फिर आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल होगा, h को हम कॉमन निकाल लेते हैं, h इंटू न्यू माइनस न्यू नोट। तो देखिए इस तरह यदि हमें आपतित किए गए विकिरण की आवर्ती ज्ञात हो, धातु के कार्यफलन की आवर्ती ज्ञात हो, तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अब देखिए आप ये भी जानते हैं कि न्यू इज इक्वल होता है c अपॉन लैम्डा, यानी आप कह सकते हैं कि E इज इक्वल एच सी अपॉन लैम्डा, और इसी प्रकार W इज इक्वल एच सी अपॉन लैम्डा नोट। तो यदि हम इनसे फार्मूला बनाएंगे तो हमारे पास क्या फार्मूला आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल h इंटू सी इंटू 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नोट। तो आप इससे जो काइनेटिक एनर्जी है इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, जो धातुएं हमारे पास हैं, धातुओं की आयनन ऊर्जा जितनी कम होगी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए वे उतनी ही अच्छी होंगी। यही वजह है कि सीजियम धातु जिसकी आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए यह सर्वश्रेष्ठ है, यानी बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो देखिए आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी धातु है जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए सबसे अच्छी है, तो यह सीजियम धातु है। तो आप इस वीडियो के जरिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव को समझिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे कमेंट्स भी दीजिए। धन्यवाद।